अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो डिटेल डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। सो ओवर टू व्हाइट बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ E over m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो हेडिंग बनाएंगे वो होगी केस स्टडी की, और इसके साथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम। डायग्राम में हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करनी है एक इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है। यहां से फायर होने वाले इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे और उनकी एक सर्टेन एनर्जी हाफ mv² होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी की सूरत में अपीयर होगी। हमने क्या करना है, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाना है एक ऐसे रीजन में जहां पे इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। लेट्स से ये वो रीजन है जिसमें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। सो अब हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस के जरिए से इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड है। इन बातों को हम जरा यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि क्या फायर करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर किस तरह से करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी QV प्रोवाइड करती है, और वो एनर्जी किसके तौर पे अपीयर होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती है। और इसका फार्मूला 1/2 mv² है। यहां से इमर्ज आउट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो v होती है। उसके बाद ये एक रीजन में एंटर होती है और इस रीजन में इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक मैग्नेटिक फोर्स। सो हमने अगली टर्म जो बतानी है वो क्या है, वो है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि कौन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनके ऊपर चार्ज -e के इक्वल होता है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है FB इज इक्वल टू QV क्रॉस B। जब हम Q की जगह पे -e पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा FB इज इक्वल टू -eV क्रॉस B। इसका डायरेक्शनल फार्मूला बनेगा FB डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से ये x एक्सिस है, इस डायरेक्शन में y एक्सिस है, और बोर्ड से बाहर आता हुआ z डायरेक्शन है, जिसे इस तरह से हम प्लॉट कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियली रिप्रेजेंट की गई है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, सो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है वो I हैट पुट किया जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हम उसे नेगेटिव z डायरेक्शन में -k हैट के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जो इक्वेशन है वो बन जाएगी I हैट क्रॉस k हैट। शॉर्टकट मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है पहले ही कि अगर हम इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करें और यहाँ पे I हैट, j हैट और k हैट लिखते हैं, तो हम ये बात जानते हैं I j का मल्टीपल k के इक्वल होता है, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट I के इक्वल होता है, और k क्रॉस I का प्रोडक्ट j के इक्वल होता है। फिलहाल हमने I क्रॉस k करना है। जब हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो I क्रॉस k -j के इक्वल आएगा। सो इसका मतलब ये है कि जो FB यूनिट वेक्टर है वो किस तरफ होगा, वो होगा -j डायरेक्शन में। सो इससे हमें ये बात पता चली कि जो फोर्स लग रही होगी वो y एक्सिस की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होगी। इस डायरेक्शन में इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी, अप्लाई होगी। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस पॉइंट के ऊपर आएंगे
इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, उसका मैग्नीट्यूड तब्दील नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। सो ये है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, फिलहाल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप वेलोसिटी ड्रॉ करें तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस तरफ होगी, वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी, वो सेंटर की तरफ होगी। सो यहां पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये वेलोसिटी है और ये है मैग्नेटिक फोर्स। इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, सो ये है इस पॉइंट के ऊपर बनने वाली लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी v, और ये है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे एरो हेड्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ तब्दील क्या हुआ है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन तब्दील हुई है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इस पॉइंट के ऊपर ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस रीजन में एंटर होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वो नेक्स्ट हेडिंग होगी मैथमेटिकल डिस्कशन की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ बी क्यू वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, एंड मैग्नीट्यूड ओनली इज क्यू वी बी साइन थीटा। सो करंटली हमने वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, उनमें एंगल 90 है। सो साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल आ जाएगा, और इस हिसाब से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स होगी क्यू वी बी के इक्वल। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो ई से रिप्रेजेंटेड है, और अब हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे। उसकी वजह क्या है कि माइनस साइन के लिए हमने डायरेक्शन रिवर्स कर ली हुई है। सो इक्वेशन बन जाएगी ई वी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो ये कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसी तमाम फोर्सेस जो कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की डायरेक्शन तब्दील कर दें उन्हें हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, वो होता है mv² ओवर r। दिस इज इक्वेशन 2। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो हम लिख लेते हैं FB इज इक्वल टू FC। ये बन जाएगा EVB इज इक्वल टू mv² ओवर r। वेलोसिटी एक वेलोसिटी की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वेशन होगी EB ओवर mv ओवर r। आप मैथ्स को इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए, b को इस तरफ लाके डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी E ओवर m इज इक्वल टू v ओवर r b। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो अगर हमें इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर तमाम टर्म्स की वैल्यूज मिल जाएं तो हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने बात डिस्कस की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इस डायग्राम के अंदर जो है वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी अननोन है। दैट मीन्स वेलोसिटी अननोन क्यों है, उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन जाहिर बात है हमें दिखाई नहीं देता, हम उसकी वेलोसिटी को सिंपली मेजर नहीं कर सकते। सो जो चीज मेजर नहीं हो सकती इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। जो चीज मेजर नहीं हो सकती उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो रेडियस ऑफ पाथ है वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि जिस सर्कल को ये इलेक्ट्रॉन ट्रेस कर रहा है उसके सेंटर से इस सर्कुलर पाथ तक का जो डिस्टेंस r है, रेडियस है,
वो किस तरह से हमें पता चलेगा, तो ये भी हमें मेजर करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लिखेंगे मेक द पाथ विजिबल। पाथ को विजिबल कैसे बनाएंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है वहां पे ग्लो करना स्टार्ट कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम उसके पाथ को देख सकेंगे और इसका रेडियस मेजर कर सकेंगे। सो ये पाथ विजिबल कैसे बनाया जाता है? सेम वैसे जैसे कि किसी ट्यूबलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है वो ग्लो करता है और हमें लाइट दिखाई देती है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लो प्रेशर गैस भरनी है इस चैम्बर में। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हाइड्रोजन यूज की जा सकती है। सो हाइड्रोजन गैस यहां पे आप फिल करेंगे, उससे क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन की वजह से हाइड्रोजन एटम या फिर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन किसी अपर शेल के अंदर चला जाएगा और जैसे ही वहां से गिरेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो विजिबल रीजन के अंदर आ जाएंगी। नॉर्मली जब आप इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल प्रेशर के ऊपर रखते हो तो जो बैंड गैप है वो इस तरह का नहीं होता, दो शेल्स के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस इस तरह का नहीं होता कि जो विजिबल लाइट है वो इमिट हो सके। लेकिन जब आप लो प्रेशर करते हो तो लो प्रेशर की वजह से बैंड गैप ऐसा बन जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी आना शुरू हो जाती है। अब ये बैंड गैप क्या होता है ये हम चैप्टर नंबर 17 में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम्स के करीब या दूर आने से बैंड गैप के ऊपर इफेक्ट होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे इसी बात से कंसर्न रहना है कि जब लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस इस चैम्बर के अंदर इंसर्ट की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। सो वो अपर शेल में जाएंगे, लोअर शेल में गिरते हुए विजिबल रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पाथ दिखाई देना स्टार्ट कर जाएगा। बुक ने यहाँ पे ग्लोइंग पाथ को शो करने के लिए एक डायग्राम भी साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी है, वो है फिगर 14.12। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चैम्बर के अंदर लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस मौजूद है और यहाँ पे चूंकि अब आपके लिए पाथ विजिबल है सो आप आसानी से रेडियस ऑफ द पाथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब इस इक्वेशन में जो लास्ट टर्म रह गई है जिसके पता होने से हमें E/m रेशियो पता चल जानी चाहिए, वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें किस तरह से पता चलेगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वी हैव अप्लाइड इट by an electromagnet. We know its value. हमें इसकी वैल्यू पता है क्योंकि हमने ही तो अप्लाई की है भाई। अब यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किस तरह से की है? लेट्स से मैं कहता हूं कि ये जो मैंने रेड कलर से चैम्बर शो किया है मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। सो इसको दोबारा से ड्रॉ करके मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये वो पाथ है। अब हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि अगर एक सिलेंडर के ऊपर, जो सिलेंडर हो सकता है एक्चुअली एग्जिस्ट ना करता हो, वैक्यूम हो, सिर्फ ड्राइंग में आसानी के लिए हम सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड करते हैं किसी वायर के तो इस तरीके से जो कॉइल बनती है उस कॉइल को क्या कहते हैं? उस कॉइल को सोलिनॉइड कॉइल कहते हैं। सो दिस कॉइल इज सोलिनॉइड कॉइल। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू μ0 Ni होता है। और अगर आप इसकी वाइंडिंग बहुत क्लोज कर देते हो, दैट मीन्स आप इस तरह से वाइंडिंग करते हो, बहुत ही करीब कर देते हो एक दूसरे के साथ, तो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि बहुत थोड़े सी लेंथ के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आप अभी भी उतने ही रखिए जितने यहां पे थे, लेकिन चूंकि इनिशियली इसकी लेंथ ज्यादा थी अब इसकी लेंथ इफेक्टिवली बहुत ही कम हो चुकी है। सो यहां पे लेंथ के कम हो जाने की वजह से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज कर जाएंगे और जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करेंगे सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। सो इस तरह की कॉइल जिसमें हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को एक ही जगह के ऊपर इस तरह से वाइंड किया होता है, उसकी लेंथ बहुत थोड़ी रखी जाती है, तो इस तरह की कॉइल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सो यही कॉइल हमने यहां पे इस तरह से प्लेस की होगी।
इस तरह से हेल्महोल्ट्ज कॉइल इस चैम्बर के फ्रंट पे प्लेस होगी और एक किसके बैक पे प्लेस होगी। दैट मीन्स एक बोर्ड के सामने प्लेस है, एक बोर्ड की बैक साइड पे प्लेस है। तो जैसे ही इसके अंदर कन्वेंशनल करंट इस तरह फ्लो करेगा, सो उसे क्या होगा, राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक आप अपने फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड आएगी। सो इसी तरीके से हमने यहाँ पे दो हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स प्लेस की हैं, एक बोर्ड के सामने और एक बोर्ड की बैक साइड के ऊपर, जिससे इनटू द पेज ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस जगह के ऊपर एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर गई है। सो हमने ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल देखी। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अगर हम किसी कॉइल को इस तरह से सर्कल की सूरत दे दें, तो इस कॉइल को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टॉरॉयड। इसका फायदा क्या है कि जैसे कि हमने देखा कि अगर यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल मौजूद हो जिसमें करंट इस तरफ फ्लो करे तो वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये एंड साउथ हो जाता है और ये नॉर्थ हो जाता है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे हम इधर से करंट इंजेक्ट करें तो अगेन ये एंड नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा किसी हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट नहीं चाहिए बल्कि सर्कल्स की सूरत में चाहिए, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उस सूरत में आप एक टॉरॉयड यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमने जो कॉइल यूज की है इट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सो इसकी वजह से हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो पता है। सो ये जो इक्वेशन लिखी थी हमने, इक्वेशन नंबर 3, इसमें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने रेडियस को विजिबल बना लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए से, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के जरिए से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है। अब हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो ये कि हम किसी तरीके से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें इलेक्ट्रॉन की, वो कैलकुलेट कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और आपने ये इक्वेशन भी याद करनी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, टू कैलकुलेट वी, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन गन का प्रिंसिपल यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन गन का प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल होगा लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए होंगे थर्मियोनिक इमिशन के जरिए से, ये एंड नेगेटिव रखा गया होगा, ये एंड पॉजिटिव रखा गया होगा और इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत हाई स्पीड गेन करके इमर्ज आउट हुए होंगे। सो हम ये बात जानते हैं कि लॉस में चूंकि इनिशियल वैल्यू ज्यादा होती है और फाइनल वैल्यू कम होती है, सो इनिशियल माइनस फाइनल किया जाता है। और गेन में क्या होता है, गेन में फाइनल वैल्यू ज्यादा होती है, सो इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और इनिशियल क्या होगी, कम होगी। सो हम यहां पे लिख लेते हैं QV इनिशियल माइनस QV फाइनल, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। लेट से मैं कहता हूं कि यहां पे पोटेंशियल +2 वोल्ट है और यहां पे कितना है, यहां पे है लेट से 0 वोल्ट। ये भी कह सकते हैं कि यहां पे -2 वोल्ट होगा या फिर यहां पे 0 होगा इस जगह के ऊपर। सो हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है लेकिन एक प्लेट का पोटेंशियल 0 कंसीडर किया है। लेट से मैं कहता हूं कि इनिशियल प्लेट का जो पोटेंशियल है वो 0 है और इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी -QVF इज इक्वल टू 1/2 mVF स्क्वायर। सो ये इक्वेशन है। हम जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसलिए ये लिखा जाएगा -(-E) और साथ लिखा जाएगा V फाइनल इज इक्वल टू 1/2 mV फाइनल का स्क्वायर। ये V वेलोसिटी है जबकि ये V पोटेंशियल है एनोड प्लेट का। सो इक्वेशन बन रही है EV इज इक्वल टू 1/2 mV स्क्वायर। लेट से मैं कहता हूं कि जो फाइनल पोटेंशियल है वो V के इक्वल है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसे भी सिर्फ V लिख लीजिए। तो इक्वेशन बन जाएगी EV इज इक्वल टू 1/2 mV स्क्वायर। हमें V फाइंड आउट करना है तो रीअरेंज कीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन बनेगी 2EV/m इज इक्वल टू V स्क्वायर और
v इज इक्वल टू 2ev ओवर m। स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, इक्वेशन कुछ इस किस्म की बन जाएगी 2ev बाय m अंडर रूट। सो v इज इक्वल टू 2ev बाय m अंडर रूट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 और हम लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी? ये थी e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर आर बी। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जब हम यहाँ पे v की जगह पे सब्सटीट्यूशन करेंगे? ये इक्वेशन बन जाएगी e ओवर m। सबसे पहले तो v अलहदा कर लीजिए, आप इसे लिखिए 1 ओवर आर बी इंटू वी। फिर v की जगह पे सब्सटीट्यूशन कर दीजिए, उसकी जगह पे लिखा जाएगा 2ev ओवर m अंडर रूट। इस इक्वेशन में दोनों साइड के ऊपर e ओवर m मौजूद है। सो सबसे पहले तो आपने इसको इक्वेशन की एक साइड पे लेके आना है। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम स्क्वायर रूट खत्म करें। सो हम लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट e ओवर m होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर बी अंडर रूट 2ev over m whole square. That means e square over m square is equal to 1 over r square b square and 2ev by m under roots square. So square के रूट से कैंसिल आउट होगा, इक्वेशन बन जाएगी e square over m square is equal to 1 over r square b square 2ev by m। ये टर्म इस तरफ मौजूद है, आप इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाइए, ये इन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से कि m न्यूमरेटर में चला जाएगा और e डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m ओवर e इज इक्वल टू 2v ओवर r स्क्वायर b स्क्वायर। अब एक एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इस तरीके से, और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी 2v ओवर आर स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 5। दिस इज फाइनल इक्वेशन। हमने यहाँ पे पहले भी ये बात डिस्कस की कि जो रेडियस ऑफ पाथ है वो हमने क्या किया है, उस पाथ के लिए पाथ को विजिबल बनाया है, और विजिबल बनाने के बाद हमने रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर कर लिया है इस डायग्राम में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने अप्लाई की है। सो मैग्नेटिक फील्ड हैज अ नोन वैल्यू, और जो वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो हमें पहले से नहीं पता थी, तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस v है, इट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, हमने ही अप्लाई किया है, एंड इट ऑल्सो हैज अ नोन वैल्यू। सो जब यहाँ पे तमाम वैल्यूज ही आपको पहले से पता हैं, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के दौरान आपको ये टर्म्स पता चल गई हैं, तो e ओवर m फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज टू मास रेशियो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। सो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो अभी तो हमें पता है e ओवर m। हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल होता है। सो अगर हम कैलकुलेटर पे इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि e ओवर m जो है उसकी वैल्यू होगी 175824.1758 कूलम पर केजी। अब ये तमाम डेसिमल्स ही यहाँ पे मौजूद हैं, अब ये तमाम टर्म्स ही यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में मैं अगर इसको लिखूं तो ये वैल्यू लिखी जाएगी ऑलमोस्ट 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। लेकिन यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट है, सो एक्चुअल कैलकुलेशंस में आपने ये तमाम डेसिमल प्लेसेस यूज करने हैं। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट इसलिए की क्योंकि हमें e और m दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज आज पता हैं, लेकिन जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उस वक्त ये वैल्यूज इनिशियली पता नहीं थी। सो
जब आप इस इक्वेशन E/m इज इक्वल टू 2v ओवर r स्क्वायर b स्क्वायर को एक्चुअली सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप इस इक्वेशन से E/m की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है जिसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रॉन गन का है वो 50 वोल्ट सेट किया गया है और जो मैग्नेटिक फील्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के जरिए से अप्लाई की गई है वो 1 मिली टेस्ला या फिर 0.001 टेस्ला के इक्वल है। अब आपने यहाँ पे इस पाथ को विजिबल बना लिया है और इस रेडियस को मेजर कर लिया है। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ करोगे तो जो रेडियस की वैल्यू मेजर की जाएगी वो पता कितनी होगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स 50 वोल्ट लिख लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड 0.001 टेस्ला का स्क्वायर पुट कर देता हूं और साथ यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर रेडियस आना है और साथ उसका स्क्वायर होना है। सो जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे जैसे कि इनिशियली किया गया था तो इस सेट ऑफ वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ ये जो रेडियस ऑफ पाथ आया या फिर आप परफॉर्म करते हो तो जो पाथ आएगा रेडियस ऑफ द पाथ आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0.02384848001। तो जब इस इक्वेशन के मुताबिक कैलकुलेटर पे सॉल्यूशन किया जाएगा तो हमें यह बात पता चलेगी कि जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ये आ रही है 1.758241758241758 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। यहाँ पे ये बात नोटिस कीजिए कि 175824 आगे रिकरिंग डेसिमल स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये बात भी बताता चलूं कि ये जो रेडियस ऑफ पाथ हमने मेजर किया है 0.02384848001 ये मीटर्स में है। अगर आप इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.3848480001 सेंटीमीटर होगा जो कि एक्चुअली मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। एक्चुअल मेजरमेंट्स में सेंटीमीटर यूनिट यूज हुए हैं, बाद में मीटर में कन्वर्ट किए गए हैं। अच्छा, अब अगर हमें यहां से चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गई है, सो फ्रॉम मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वी नो दैट charge of electron is given by 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो अब यहां से मास फाइंड आउट किया जा सकता है। इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन बन जाएगी E ओवर, ये टर्म इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी 1.75824175824 एंड सो ऑन इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये वैल्यू आपको आज के एक्सपेरिमेंट से पता चली है और यहां से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप E की वैल्यू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो फाइंड आउट की थी वो पुट कर लीजिए और 1.75824175824 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आज के इस चार्ज टू मास रेशियो वाले एक्सपेरिमेंट से पुट कर लीजिए। कूलम से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेटर से सॉल्यूशन के ऊपर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो एक तरफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट किया गया, दूसरी तरफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चली, तो उनकी सॉल्यूशन के जरिए से हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आज के एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट करके और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट करके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया, इसी तरह के इससे मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम किसी भी आयन का चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर मास ऑफ आयन भी निकाला जा सकता है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उनके मैसेज, उनके चार्जेस और चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अ पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर
और 2 into 10⁻⁻² मीटर, where perpendicular magnetic field of strength 5 मिलीटेस्ला is applied। सो परपेंडिकुलर का वैसे भी कोई काम नहीं है, इक्वेशन में एंगल मौजूद नहीं है और ये कंसीडर्ड है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 मिली टेस्ला है, जो 5 into 10⁻³ टेस्ला को रिप्रेजेंट करती है। और हमसे ये पूछा गया है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगा। हम ये बात जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशो की इक्वेशन 2 टाइम्स पोटेंशियल डिवाइडेड बाय r² b² होती है। आप यहाँ पे इन टर्म्स को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बनेगी ER² b² ओवर 2m इज इक्वल टू v। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। रेडियस ऑफ पाथ इज 0.02 मीटर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर लिखना है। और मैग्नेटिक फील्ड इज 5 into 10⁻³ टेस्ला, इसका भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 into 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। So V will be equal to 879.12 कूलम मीटर स्क्वायर टेस्ला स्क्वायर ओवर kg। हम जरा यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से? हम ये बात जानते हैं कि कूलम किसके इक्वल होता है, वो एम्पेयर इंटू सेकेंड के इक्वल होता है। ये बात कैसे पता है? क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है और कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकेंड लिखा जा सकता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला F/IL होता है। यहां से हम ये देख सकते हैं कि टेस्ला की जगह पे क्या लिखा जा सकता है। टेस्ला की जगह पे लिखा जा सकता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। सो मीटर स्क्वायर एज इट इज है, किलोग्राम एज इट इज है, और टेस्ला स्क्वायर की जगह पे न्यूटन स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मौजूद है। मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, एम्पेयर एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूटन की जगह पे आप लिख लीजिए F इज इक्वल टू MA से न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेकेंड ओवर किलोग्राम और साथ एम्पेयर लिखा हुआ है, और न्यूटन स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, वो आएगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेकेंड रेज़ टू पावर 4 स्क्वायर पावर कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको एक पावर से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो यूनिट्स बन रहे हैं वो क्या हैं, वो हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब और पर एम्पेयर। हम ये बात जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टर्म्स हमने अलग लिखी हैं। इसमें ये टर्म क्या है, इसमें ये टर्म है न्यूटन, और साथ लिखा हुआ है मीटर ओवर सेकेंड इंटू एम्पेयर, और W इज इक्वल टू F.D से न्यूटन मीटर किसके इक्वल आ जाता है, ये जूल के इक्वल आ जाता है। सो ये बन जाएगा जूल, और अगेन यहां से कूलम, और हम ये बात जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q से जूल पर कूलम की जगह पे वोल्ट लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके यूनिट्स वोल्ट्स बनते हैं। सो आर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 880 वोल्ट्स। हमारा नेक्स्ट MCQ भी इससे मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अ पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 into 10⁻² मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.02 meters, where perpendicular magnetic field is applied. What must be its strength? Magnetic field की strength क्या होगी if accelerating potential is 3517 volt? वही इक्वेशन यूज कीजिए, E ओवर M इज इक्वल टू 2V ओवर R² B²। ये टर्म इस तरफ ले जाइए, E ओवर M इंटू B² इज इक्वल टू 2V ओवर R²। E और M को उस तरफ ले जाइए, इक्वेशन बनेगी B² इज इक्वल टू 2VM ओवर R²। E दोनों साइड पे अंडर रूट, सो इक्वेशन बन रही है B इज इक्वल टू 2mV ओवर E R² अंडर रूट। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 2 into 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम
into accelerating potential that is 3517 volts divided by charge of electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 0.02 मीटर स्क्वायर और होल अंडर रूट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का आंसर आएगा 0.010 टेस्ला और 0.010 इंटू 10 रेज टू पावर 0 टेस्ला। 0 क्यों लिखना, 3 माइनस 3 लिखिए। इसे 0.010 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला आएगा। 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला को मिली लिखेंगे और बाकी जो टर्म है उसमें 10 रेज टू पावर 3 को 1000 लिख लीजिए और साथ लिखा जाएगा मिली टेस्ला। ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और क्या बन जाएगा 10 मिली टेस्ला। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 10 मिली टेस्ला। सो अब हम देख लेते हैं कि ये यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे हुई है। यूनिट्स लिखे गए हैं किलोग्राम वोल्ट ओवर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर अंडर रूट। और हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला F ओवर IL होता है। दैट मीन्स टेस्ला किसके इक्वल होता है, वो होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल। सो हम ये बात भी जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला W/Q होता है, इसलिए वोल्ट की जगह पे हम जूल पर कूलम लिख सकते हैं। और W इज इक्वल टू F.D होता है, जिसकी वजह से जूल की जगह पे न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। ये हम यूनिट्स की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है किलोग्राम ओवर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर और वोल्ट की जगह पे क्या आएगा, ये बन जाएगा जूल पर कूलम अंडर रूट। टर्म बन रही है किलोग्राम जूल की जगह पे न्यूटन मीटर और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में है कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर अंडर रूट। इसको रीअरेंज कीजिए, लिखिए किलोग्राम मीटर और बाकी टर्म्स न्यूटन ओवर कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर अलहदा कर लीजिए। अंडर रूट में यहां पे इस तरह से मौजूद है और साथ लिख दीजिए आप सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। रीअरेंज कीजिए, ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ न्यूटन सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। ये पूरी टर्म F इज इक्वल टू ma की वजह से किसके इक्वल बन जाएगी, न्यूटन के इक्वल बन जाएगी। सो यूनिट्स बन रहे हैं न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट। दैट मीन्स न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और I इज इक्वल टू Q/T से हम एम्पेयर पुट कर सकते हैं कूलम बाय सेकंड की जगह के ऊपर। सो इस वजह से ये जो कूलम पर सेकंड स्क्वायर है इसकी जगह पे लिखा जाएगा एम्पेयर स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट से बाहर आने पे यूनिट्स न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर बन जाएंगे, जो कि किसके इक्वल होते हैं, टेस्ला के इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे हम यूनिट्स डिराइव आउट करना भी सीख रहे हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर और उससे रिलेटेड MCQ समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड आउट किया और हमने ये बात भी सीखी कि अगर हमें चार्ज टू मास रेशियो के साथ साथ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता हो तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ किसी भी आयन के लिए परफॉर्म किया जा सकता है और उसका चार्ज टू मास रेशियो और मास कैलकुलेट की जा सकती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिस्कस करना है। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।